नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्जाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपके वादे के मुताबिक मैं लेकर हाजिर हूं 12th का यानी इंटरमीडिएट का भूगोल विषय। और भूगोल विषय बहुत तो नहीं, मैं बहुत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आप एग्जाम टाइम एकेडमी से जुड़े तो भूगोल विषय जैसा कि पहला वीडियो आपके पास गया है और आप बहुत तेजी से उसको देख रहे हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उनसे निश्चित तौर पे जो लोग जुड़े हैं हमारी उनसे गुजारिश है कि वो आगे तक वीडियो शेयर करें। क्योंकि यदि भूगोल में आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको भूगोल बहुत ही आसान लगने लगेगा, क्योंकि भूगोल विषय जान लीजिएगा कि बहुत ही मजेदार विषय है। केवल और केवल बस आज इसको इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं कि ये आर्ट का विषय है, मानविकी का विषय है। जबकि आप जब बड़ी बड़ी परीक्षा और एग्जाम्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि जीएस में कितनी बड़ी भूमिका है इसकी। और सिविल यानी आईएएस और पीसीएस की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों का चहेता सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि केवल आप इसलिए मत भूगोल को छोड़ के जाइए कि भूगोल आर्ट का सब्जेक्ट है। भूगोल ले लिए हैं तो भूगोल को मन से पढ़िए, और निश्चित तौर पे आप अगर चाह लिए तो ये सब्जेक्ट भी आपको बहुत बहुत आगे तक ले जाएगा और आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा। तो जरूरत है तो भूगोल लेकर उसे पढ़ने की और एग्जाम टाइम एकेडमी से जुड़ने की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपने इंटर में भूगोल लिया है और किसी कारणवश क्लास मुझसे नहीं हो पाई है, ठीक है, वो चाहे आपका स्कूल दूसरा हो या स्कूल में पीरियड्स अलग अलग लग रही हों, ठीक, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने इस सब्जेक्ट से जुड़ने का प्रयास किया। चूंकि आपके एग्जाम्स नजदीक थे इसलिए इसको विस्तृत रूप से पढ़ाना तो संभव नहीं हो पाया है, लेकिन आपको केवल हिंट कर दिया जाएगा, वहीं से आप इसको समझ पाएंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि 4 अध्याय की वीडियो आपको जा चुकी है, उसको आप देख रहे हैं और देखकर अपने आकलन को कर रहे होंगे कि मेरी तैयारी कितनी है। आपको ये पहली इकाई से जो 8 चैप्टर आपके हैं, 8 अध्याय हैं, उसमें से ये 4 फिर से जा रहा है, इसको भी देखिएगा। और तरीका वही है कि एक पेन ले लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें जितने भी प्रश्न जाएंगे पहले अपने आंसर को टिक करिएगा और फिर आंसर को मिलाइएगा, ताकि आप जान पाएं कि कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, और फिर 2 से 3 बार आप देख लेंगे। अगर वीडियो को दिन भर देख रहे हैं बच्चे, शॉर्ट वीडियो, इधर उधर गाली गलौज, नंगा पुंगा, समझ में आई बात, और पबजी और फ्री फायर आज भी नहीं छोड़े हुए हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए कम से कम कुछ अध्ययन से संबंधित भी वीडियो देख लीजिए अपने जिंदगी, ताकि आगे चल के संवर जाए। समझ में आई बच्चों? 16 प्रश्न आपको आएंगे, 8 बहुविकल्पी आएगा और 8 ही अति लघुत्तरी आएगा, और दोनों का स्वरूप एक ही होता, बस लिखना होता है, एक में टिक करना होता है। एक लाइन लिखना है या टिक करना, दोनों बात बराबर, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक ना जी? आइए देखते हैं कि अगले 5वें अध्याय में आपको क्या क्वेश्चन लगा है, और 5 से लेकर 8 तक एक यूनिट में इसमें खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस आप केवल जागते रहिए मेरे साथ। आइए देखिएगा, पहला जो ये अध्याय द्वितीय का अध्याय पंचम, 5वां अध्याय यानी 5वें लेसन का, जिसका नाम है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दिए गए हैं, और इसी प्रश्नों के माध्यम से आपको सारे प्रश्न बता दिए जाएंगे। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, कह रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में होता है। कौन सी अर्थव्यवस्था? देखिए, अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? अर्थ की व्यवस्था मतलब जिस भी संबंध में की जाती है, जैसे आपके यहां उद्योग लगे हुए हैं, कृषि है, ठीक, व्यापार है, ये सभी किस लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि अर्थ की व्यवस्था के लिए किए जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में होता है। ठीक है,
तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या मिश्रितवादी, तो आपको पढ़ाया गया होगा, निश्चित तौर पे पढ़ाया गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसका मालिक, ठीक है, कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक पूंजीपति होता है, जिसमें क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन लेता है? पूंजीपति लेता है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है ना जी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, व्यक्तिगत हाथों में। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ गए होंगे आप निश्चित तौर पे। एक मिनट, हाँ, तो मैं इसी पे बात कर रहा था। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, बोर्ड है इधर उधर हो जाएगा कभी काल के, लेकिन यहां से घबराना नहीं है। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर मैंने कहा ना कि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, लिखने के लिए आ जाएगा तो भी आप लिख लेंगे। जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब क्या है? पूंजीपति हैं, उद्योग है। इनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी उसको हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामी मतलब मालिक कौन हो? सरकार हो। जिसमें क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, इसका निर्णय कौन ले? सरकार ले। और यह अर्थव्यवस्था कल्याण पर ध्यान देती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ पर ध्यान देती है। ठीक है, कल्याण पर ध्यान देती है, जनहित में काम करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आई? जैसे भेल, गेल, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपके यहाँ हैं जो सरकार जिस पर काम कर रही है। ठीक है, अब बात आ गई मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूंजीपति सारी अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहे हैं और ना तो पूरी तरह से सरकार देख रही है। दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, दोनों का सह अस्तित्व है, और जिसमें सह अस्तित्व पाया जाता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, उसे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र आपका सब्जेक्ट होगा तो आप कीन्स को जानते होंगे। कीन्स 1948 में मिश्रित अर्थवादी अर्थव्यवस्था दिया था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? कच्चा माल का उत्पादन करता है यानी आधारभूत उद्योग है। जिस उद्योग पर सारे उद्योग डिपेंड रहते हैं, उसे हम निर्भर रहते हैं, उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब देखिए, खोजी आधारभूत उद्योग कहिए, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग। तो आप आंसर लगा दिए होंगे आधारभूत उद्योग। जिस उद्योग पर पूरे उद्योग निर्भर रहते हैं, उस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, कच्चा माल जो बनाएगा वही आधारभूत उद्योग कहलाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है, आगे देखिएगा, ये प्रश्न दूसरा, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं संबंधित हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं संबंधित हैं मतलब द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि है, पशुपालन है, खनन है या प्रसंस्करण है। तो देखिए, कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, पशुपालन भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, खनन भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। मैंने आपको बताया था। प्रसंस्करण मतलब जब किसी प्राकृतिक वस्तु को, ठीक है, नया रूप दे दिया जाता है तो उसे हम प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आलू है, आलू को चिप्स बना दिया तो आलू का प्रसंस्करण हो गया ना। सेब है, उसका जूस बना के पैकेटों में रियल जूस बेच रहे हैं। ठीक है, तो प्रसंस्करण हो गया। कपास थी, कपास का कपड़ा बना दिए, तो ये क्या है? प्रसंस्करण है। एक नया रूप दे देना ही क्या कहलाता है? प्रसंस्करण कहलाता है। और ये उद्योगों में होता है। तो प्रसंस्करण क्या? द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि निर्माण, विनिर्माण और उद्योग ये सभी द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आते हैं। जहां कुछ भी बनाया जाए, ठीक है, वो सब क्या है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। बांस है, बांस को फाड़कर खचोली बना दी रहा है, टोकरी बना दिया जा रहा है। सुग्गा से लेकर पीढ़ा बना दिया जा रहा है। आजकल विवाह का समय चल रहा है, डाल, दौरा, मौनी, मौना बना दिया जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये सब क्या है? द्वितीयक उद्योग हैं। ठीक है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हैं। तो क्या द्वितीय, देखिए दूसरा प्रश्न है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया नहीं है निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, सभी। तो देखिए, निर्माण भी है, विनिर्माण, उद्योग और सभी। सभी तो इसमें सभी है, इसलिए सभी ऑप्शन सही है। कह रहे निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के उद्योग के लिए? मैनचेस्टर, पीट्सबर्ग, पर्थ या शिकागो। अब मैं आपको बता दूं, आप और आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आपके इंटर में ही दिया हो। ठीक है,
तो मैनचेस्टर जो इंग्लैंड में एक स्थान है, इंग्लैंड मतलब आप समझ रहे होंगे ब्रिटेन जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है और लंदन टेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। हाँ, तो वहां पर मैनचेस्टर एक स्थान है जहां जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है, मैनचेस्टर। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहां? मैनचेस्टर इंग्लैंड का प्रसिद्ध है। चूंकि भारत में इंग्लैंड बहुत दिनों तक राज किया था, तो जहां जहां सूती वस्त्र उद्योग भारत में ज्यादा बनते हैं उसको यहां का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर। फिलहाल आप जाने सूती वस्त्र उद्योग, आपका आंसर यहीं से क्लियर हो गया। सूती वस्त्र के लिए कौन सा? मैनचेस्टर है, ये तो इंग्लैंड में है। लेकिन अगर भारत का पूछ दे मैनचेस्टर, जैसे भारत का मैनचेस्टर अगर पूछ दे तो अहमदाबाद है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो कानपुर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो कोयम्बटूर है। कहां है? कोयम्बटूर है। लेकिन अगर भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी पूछ दे तब वो है मुंबई। क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई। तो आप इसको जानिएगा और जानकर समझने की जरूरत है, ठीक है ना जी। आगे देखिए, हाँ, प्रश्न का आंसर बताना कैसा लग रहा है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ये भी कमेंट करिएगा। एक नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा आपके, ठीक है, वो जाने आगामी क्लासें हैं सीटेट टेट में जो बच्चे आपके घर के होंगे, जो तैयारी करने वाले होंगे, वो सारे लोग अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे उसके फायदा होने वाला है, क्योंकि आगे की कक्षाएं उसी से रिलेटेड होंगी, ठीक है। ये सब भी पढ़ाया जाएगा, भूगोल टीजीटी पीजीटी, अर्थशास्त्र टीजीटी पीजीटी, ठीक है, के साथ साथ आप जब महाराजा सुहेलदेव इधर की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो महाराजा सुहेलदेव में जो भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हैं वो सब मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी आपको, ठीक है। डर नाम की चीज ही भग जाएगी। क्यों? क्योंकि परीक्षा हमें उसी क्षण तक भयभीत करती है जिस क्षण तक हम उसे देने के लिए तैयार ना हो, और जिस क्षण हम उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं परीक्षाएं अपने आप घुटने टेक दिया करती हैं, ठीक है। बस जरूरत है तो जागने की, जागिए मेरे साथ, फिर देखिए ना परीक्षा कैसे सो जाती है, ठीक है। हाँ, आगे है कि प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? चीन है, दक्षिण अमेरिका है, भारत है या मलेशिया है? तो आप जानते हैं मलेशिया, ठीक है, जो गर्म जलवायु का प्रदेश है वहीं पर रबड़ पाया जाता है, ठीक है ना जी। रबड़ का पौधा होता है जिससे दूध निकलता है और उसी दूध को प्रोसेसिंग करके रबड़ बनाया जाता है। कह रहे उद्योग के स्थानीयकरण का कारक है। कोई उद्योग क्यों लगता है किसी जगह पर? आप सुने होंगे कि यूपी में कोई उद्योग नहीं, यूपी में कोई उद्योग नहीं है, यूपी वाले खाली कृषि कर करके मर रहे हैं, खाली किसान ही पैदा हो रहे। इसका कारण है भाई, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात मुंबई के तरह से उद्योग क्यों नहीं लगे हैं, या झारखंड और मध्य प्रदेश के जैसे उद्योग क्यों नहीं लगे। भाई यहाँ कंडीशन ही नहीं है उद्योग की। उद्योग कहीं इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ कच्चा माल होता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है, वहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता है, क्योंकि कच्चा माल को परिवहन के द्वारा यहाँ अगर लाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा महंगा होने लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, हमारे यहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारे यहाँ जमीन बहुत अच्छी उपजाऊ है, ठीक है। जहाँ खनिज संसाधन पाए जाते हैं वहाँ उद्योग लगते हैं, सीधी सीधी बात है। तो देखिएगा बाजार की निकटता, ये भी सही है क्योंकि जहाँ बिकेगा, ठीक है, वो भी निकट होना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी सही है। श्रम आपूर्ति, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। कोई भी उद्योग लगने के ये प्रमुख कारक हैं, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, श्रम आपूर्ति और क्या श्रम आपूर्ति या अभिगम्यता दोनों बराबर है, ठीक। तो ये तीनों चीजों मिलकर किसी भी उद्योग को स्थापित होने का काम करती हैं। फिर कह रहा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामी मतलब मालिक के आधार पर, ठीक है। अभी बात ये आई थी, ठीक। एक होता है सार्वजनिक उद्योग, ठीक, एक होता है निजी उद्योग, ठीक है, एक होता है संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक उद्योग मतलब जो सरकार देखे, निजी उद्योग जो कोई व्यक्ति देखे, पूंजीपति देखे, जैसे अडानी अंबानी, ठीक है। संयुक्त उद्योग मतलब दोनों मिलकर कोई देखे। दोनों, बहुत सारी कंपनियां भारत में ऐसी हैं जो सरकारी भी है और प्राइवेट भी हैं। तो ये उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। कौन सा? उपयुक्त सभी। अब आपको चारों पे ऑप्शन मैंने लगा दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा।
मैं मिटाऊंगा तो सब मिट जाएगा। रुकिए मैं बना देता हूं। संयुक्त, ये सी ऑप्शन था। ठीक है, तो यानी इसका सही कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। ये मिट भी जाता है, बहुत सारे जुगाड़ हैं इसको मिटाने के लिए। ठीक है, हाँ देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, सभी, उपर्युक्त सभी। क्लियर। आगे देखिएगा, कह रहा आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, छोटे बड़े के आकार के आधार पर पूंजी जैसी लगी होती है उस आधार पर। कैसा, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग और सभी। तो ये भी सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूंजी जैसी लगती है, दरअसल बस्तियों में, गांव में कुटीर उद्योग होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जब उससे बड़ा होता है, कस्बा हो जाता है, तो उसमें छोटे पैमाने का मतलब कुटीर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन जब नगर और महानगर में पहुंचते हैं तो हाँ बड़े पैमाने के उद्योग लगते हैं। यानी सभी जो है उद्योगों को वर्गीकरण के आधार है, किस आधार पर, आकार के आधार पर। कह रहा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीयक सेक्टर मतलब द्वितीयक आर्थिक क्रिया पूछ रहा है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया कलाप कौन सा नहीं है, वस्त्र निर्माण, वस्त्र जहां बन रहा है द्वितीयक है ही। टोकरी जहां बन रही वो भी द्वितीयक है। इस्पात प्रगलन, जहां पर इस्पात गलाया जा रहा है वो भी, क्योंकि रूप परिवर्तित किया जा रहा है ना, तो वो भी है। मछली पकड़ना, मछली आप पकड़ते हैं तो जान लीजिए वो प्रकृति के सीधे प्रकृति की चीज को उपभोग कर रहे हैं, इसलिए वह क्या द्वितीयक सेक्टर में नहीं आती। मत्स्य या मछली पकड़ना ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूएसए के किस औद्योगिक क्षेत्र को जंग का कटोरा कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को जंग का कटोरा मतलब जहां पर लोहा का काम बहुत ज्यादा होगा, लौह उत्पादन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जंग की बात अगर की जा रही है तो जंग सबसे ज्यादा कहां, सबसे ज्यादा क्या, जंग लोहे में ही लगता है। तो देखिएगा लोहा संबंधित कौन सा क्षेत्र, क्या है, महान झीली क्षेत्र, दक्षिण अल्बामा क्षेत्र, पिट्सबर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा इससे लोहे से संबंधित है। लेकिन पिट्सबर्ग क्या है, जैसे सूती वस्त्रों के लिए मैनचेस्टर है, उसी तरह से पिट्सबर्ग लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे जंग का कटोरा कहते हैं। ये यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए में, यानी अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए लिख लीजिएगा, यूएसए। क्लियर। आगे छठा, क्या है, छठा अध्याय। देखिए आप पढ़ रहे होंगे, बहुत आसान आपको लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं हैं, मुझे पढ़ाना होता, मैं बहुत ही कम समय में इसको निपटा देता। ठीक है ना जी। फिलहाल आप जुड़ गए हैं तो आपको बहुत आसान ये चैप्टर लगेंगे। ठीक, अब इसमें तृतीयक और चतुर्थक आर्थिक क्रिया दिया गया है। तृतीयक और चतुर्थक आर्थिक क्रिया, तो आप जान लीजिएगा तृतीयक आर्थिक क्रिया में वह समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिससे कुछ बनता नहीं है, केवल सेवा होती है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, ऐसे समझिएगा 10th में अगर जहां मैंने पढ़ाया है एकदम बहुत क्लियर बताया है कि वह कोई भी काम जो आपके करने पर 1 घंटा आप काम कर रहे हैं, कोई वस्तु का निर्माण ना हो, केवल गुण का विकास हो। ठीक है, योग्यता विकसित हो, कला कौशल का विकास हो, लेकिन कोई वस्तु ना निर्मित हो, ऐसे समस्त कार्यों को सेवा क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे मैं कहूं मैं 1 घंटा बोल रहा हूं आपके सामने, तो क्या कोई वस्तु निर्मित हो रही है, नहीं, केवल आपके गुणों में परिवर्तन हो रहा, आप ज्ञान में वृद्धि हो रही है आपके, तो इसे सेवा क्षेत्र में रखेंगे। उसी तरह से डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, आपकी नाड़ी पकड़ता है, आपको देख लेता है, आप देखने तक की बात अगर मैं करूं तो क्या कोई वस्तु बनती है, नहीं, वो भी अपनी सेवा दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से एक गाड़ी दूसरे जगह पर सामान को ले जा रही, तो क्या 10 सामान को ले जाते समय 12 हो जा रही, नहीं हो जा रही, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु गई है, तो इसे भी सेवा कहते हैं। ठीक है, परिवहन को सेवा कहते हैं। फोन आप करते हैं, जिसको करते हैं वो 3 हो जाता है कि 2 हो जाता है, नहीं होता है, बस केवल आप संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं। तो दूर संचार भी क्या है, एक सेवा है। क्या है, सेवा। उसी तरह से डाक भी है, एक सेवा है। आप जहां जहां दिमाग लगा दीजिए, जहाजरानी भी एक सेवा है, समझे। होटल में आप ठहरते हैं, वो भी सेवा है, क्योंकि होटल में आप ठहरे
तो भी कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता, केवल आपकी सेवा ही कर रहे हैं। तो जितनी तरह की सेवाएं हैं, मास्टर, डॉक्टर, वकील, ये सब तृतीयक आर्थिक श्रेणी में रखी जाती हैं। लेकिन इसी सेवाओं में नेट बैंकिंग सब तृतीयक में रखी जाती हैं। लेकिन जो इसी में उच्च स्थान को प्राप्त कर ले उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थक में रख देते हैं। जैसे मैं अध्यापन कर रहा हूँ, विद्यालय में कर रहा हूँ, प्राइमरी में कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में कर रहा हूँ, तो ये तृतीयक में रखी जाएगी। लेकिन अगर हम विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ा रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, तो चतुर्थक में रख दी जाएगी। ठीक है, हाँ, उसी तरह से डॉक्टर, मास्टर, वकील है, उस अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ख्याति हो गई तो उसको हम चतुर्थक में रख देंगे। समझ में आई बात ना? अब पूरा मैंने सार समझा दिया। ठीक है, आप इससे चाहेंगे तो अपना अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बना लेंगे। क्लियर? अब देखिए प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती नहीं है तो प्राथमिक में है। व्यापार, बुनाई और आखेट। बुनाई जो है द्वितीयक में है, आखेट भी प्राथमिक में है। व्यापार जो है ये क्या है? तृतीयक में है, क्योंकि व्यापार मतलब होता है सामान को बेचना, ठीक है, और मंगाना। इससे सामान कोई बन नहीं रही है, ना ये प्राथमिक में आएगी ना द्वितीयक में आएगी, तो किस में आएगी? तृतीयक में। क्लियर? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। देखिएगा, इस्पात प्रगलन तो ये द्वितीयक सेक्टर में है। वस्त्र निर्माण ये भी द्वितीयक सेक्टर में है। टोकरी बनाना यह भी द्वितीयक में है। पशुपालन यह तृतीयक, यह द्वितीयक में नहीं है, यह प्राथमिक में है। किसमें है? प्राथमिक में है। क्लियर? बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर मेरी बात शुरू में सुन लेंगे 1 मिनट 1.5 मिनट, तो ये सारे प्रश्न आपको क्या छू मंतर वाले लगेंगे, लगेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर? देखिएगा, कह रहे कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में कौन से रोजगार? क्या प्राथमिक सेक्टर के? नहीं। ठीक है, तो द्वितीयक और तृतीयक मेन रूप से, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां जब प्रश्न पूछ रहा है तो द्वितीयक और तृतीयक दोनों ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप क्या लगाएंगे? तृतीयक क्षेत्र, यानी सेवाओं का ज्यादातर कहां विस्तार है? महानगरों में। ये सब महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब क्या है? महानगर हैं। तो तृतीयक आप लगाएंगे। वैसे अगर ऑप्शन ज्यादा सही होता कौन? द्वितीयक और तृतीयक दोनों। ठीक है, हाँ, उद्योग भी ज्यादा लगे हैं और सेवाएं भी। खैर आगे बढ़िए। कह रहा है कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण होते हैं। कह रहा उच्च जिसमें लग जाए, ठीक है, अन्वेषण मतलब खोज, किस में आएगा? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में आएगा या चतुर्थक में आएगा? तो ये चतुर्थक में आएगा। किसमें? चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में आएगा। कौन? उच्च स्तर के अन्वेषण और उच्च स्तर के परिमाण। कह रहा है कि चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है क्या? संगणक का निर्माण। संगणक मतलब होता कंप्यूटर, नहीं, द्वितीयक में आएगा ये। विश्वविद्यालयी अध्यापन, जी हाँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाना अगर आपका हो रहा है तो ये किस में आएगा? चतुर्थ सेक्टर में। कागज निर्माण या लुगदी निर्माण तो ये भी द्वितीयक है। पुस्तकों का मुद्रण यह भी द्वितीयक है। ठीक है, हाँ, पुस्तक जो छप रही है वो भी द्वितीयक का कार्य करे। कह रहे कौन सा देश चिकित्सा एवं पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है? चिकित्सा और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से कौन सा देश उभर रहा है? भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी। ठीक है, तो सभी की अगर बात कर रहा है तो देखिएगा ये सभी देश किसमें? चिकित्सा और पर्यटन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सभी का नाम उसमें आता है। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े लोग कहलाते हैं। देखिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। ठीक है, कॉलर के हिसाब से, सफेद कॉलर, लाल कॉलर और नीला पीला, इस तरह से कॉलर। ठीक है, तो देखिए इसमें कैटेगरी में आपको प्रश्न आया हुआ है। कह रहे घर से बाहर रहकर जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, मतलब अपनी खेती ना करके दूसरे कर जाकर मजदूरी खेती कर रहे हैं, तो उनको कौन सा कॉलर दिया जाएगा? नीला कॉलर, सफेद कॉलर, काला कॉलर या लाल कॉलर? जल्दी से बताइएगा। ठीक, तो इसको देखिएगा, ऐसे लोगों को हम
कौन सा कॉलर के अंतर्गत रखते हैं? लाल कॉलर के अंतर्गत। कौन से कॉलर के अंतर्गत? लाल कॉलर के अंतर्गत। देखिए, उच्च दक्ष विशिष्ट व्यवसाय में कार्यरत श्रमिक कहलाते हैं। किस कॉलर में इसको रखते हैं? तो इसको हम नीला कॉलर में रखते हैं। किस कॉलर में? नीला कॉलर में। ठीक है, अब देखो, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र, सेक्टर या तृतीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? ठीक है, सेवा का नाम तृतीयक में ही जुड़ा है। तृतीयक कहिए या सेवा कहिए। वाणिज्य सेवाएं, पर्यटन सेवाएं, फुटकर सेवाएं या सभी। तो देखिएगा, ये सभी चीजें क्या है? सेवा के क्षेत्र में आती हैं। सभी चीजें किस में आती हैं? तृतीयक श्रेणी में ही आती हैं। वाणिज्य व्यापार, पर्यटन सेवा, फुटकर, थोक व्यापार, ये सभी किस में आते हैं? तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। क्लियर? अगला देखिएगा, अब हो गया अगला मतलब समाप्त। उतना ही था उसमें, उतने से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये है 7वां अध्याय। कौन सा? 7वां अध्याय। क्लियर? कैसी लग रही है पढ़ाई और कितनी है आपकी तैयारी? कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत किया हूं। ठीक है, आपको भी मेहनत करनी है और जरूरत है तो बस क्या करने की, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस इस चैनल को आगे बढ़ाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और क्या करना है? शेयर भी करना है, ताकि आपके सगे संबंधी भी पहुंच जाएं मेरे चैनल तक और कुछ न कुछ चीजें यहां से पालें। ठीक है ना जी? आगे कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि परिवहन एवं संचार नाम है इस चैप्टर का। क्या नाम है? परिवहन एवं संचार। परिवहन का मतलब होता है, परिवहन को यातायात भी कहते हैं। वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना क्या कहलाता है? परिवहन या यातायात कहलाता है। यदि ये जो मैं बता रहा हूं इसको सुनकर लिखना हो तो वीडियो थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिएगा, आपको बहुत आराम से सुनाई देगा कि परिवहन या यातायात क्या कहलाता है? वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना क्या कहलाता है? परिवहन या यातायात कहलाता है। और परिवहन और संचार दोनों कौन सी क्रियाएं हैं? सेवा है। क्या है? सेवा है, अर्थात तृतीयक आर्थिक क्रिया है। क्लियर? और संचार क्या कहलाता है? विभिन्न इलेक्ट्रिक माध्यमों से अपनी बात को, अपने संदेश को, अपने विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। यह दोनों आर्थिक, इस समय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहलाती हैं, क्योंकि यही जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में अपना विशेष या अहम योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ये आप 10th में भी पढ़े हैं। अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा के तहत इसको 10th में आपने पढ़ा है। अगर आपको सिलेबस पूरा करवाया गया होगा तब कहीं पे, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि स्वेज नहर मिलाती है। स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर किसको किसको मिलाती है? ठीक, देखिए, लाल सागर भूमध्य सागर को। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन सही है, लाल सागर और भूमध्य सागर। मैं मैप आपको कराऊंगा इसी के जस्ट बाद जैसे समाप्त होगा, और मैप में आप देख लेंगे कि लाल सागर कहाँ है और भूमध्य सागर कहाँ है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अब जुड़े हैं तो जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। ठीक है ना जी? बाकी कोई ऑप्शन ही सही नहीं तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना जी? आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों यानी महान झीलों का भाग नहीं है। उत्तरी अमेरिका में 5 झीलें हैं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा मिलाकर 5 झीलें हैं। ठीक है, जिनको होम्स के नाम से जानते हैं, जिनको होम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप उनको जान लीजिए। देखिए, उत्तरी अमेरिका की 5 झीलों की अगर बात करेंगे, इसी तरह से हैं सब। ठीक, यही 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका के। इनको अंगुली आकार की झील भी कहते हैं। देखिए, इसमें इनको होम्स झील भी कहते हैं। 5 के नाम ह्यूरन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, इरी है और सुपीरियर है। ठीक है, अब इसी में से नाम देखिए कौन सा अलग लग रहा है। सुपीरियर तो दिख रही है, ठीक है, इरी भी दिख रही है, विक्टोरिया नहीं दिख रही है। विक्टोरिया इसमें नहीं है, ओंटारियो है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विक्टोरिया। अब पता चले विक्टोरिया झील कहाँ है, तो विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप में झील है। कहाँ है? अफ्रीका में महाद्वीप में झील है, और इसी झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है, जिसका नाम है नील नदी।
क्लियर, जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। क्लियर न जी? हाँ, देखिएगा और ध्यान से पढ़िए। अब देखिए आगे, और जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील, जो कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन ये ट्रांस है, ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर स्थित नहीं है। तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग पर स्थित नहीं, मास्को, ओमस्क, चीता और टोमस्क। तो देखिए मास्को, ओमस्क, चीता ये तीनों हैं, टोमस्क नहीं है। ठीक है, टोमस्क नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है ना जी? कह रहा है बृहत ट्रंक मार्ग होकर कहां से जाता है? बृहत ट्रंक मार्ग कहां से होकर जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, उत्तर प्रशांत महासागर से। तो बृहत ट्रंक मार्ग अगर पढ़े होंगे आप तो जानते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। कह रहा है बिग पिंच, अब बिग पिंच नहीं बिग इंच है, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहित किया जाता है। क्या परिवहित किया जाता है? क्या ले जाया और ले आया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन से क्या दूध, क्या जल, पेट्रोलियम या एलपीजी? तो जान लीजिएगा बिग इंच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम को लेकर जाती और आती है। क्लियर ना जी? हाँ, बिग इंच। आगे देखिए, कह रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किसे जोड़ता है? लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, पेरिस को लंदन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, पेरिस को लंदन से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ठीक है, बर्लिन को किससे जोड़ता है? पेरिस। ठीक है, दोनों राजधानियां हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। कह रहे पाइपलाइन किसका परिवहन नहीं करता? पाइपलाइन किसका परिवहन नहीं करता? तो परिवहन पाइप से होकर क्या जाएगा? जो लिक्विड होगा। ठीक है, जो लिक्विड होगा, क्योंकि जो ठोस चीजें हैं उससे तो जा ही नहीं पाएंगी। देखिए लिक्विड कौन कौन सा? जल भी चला जाएगा, पेट्रोलियम भी चला जाएगा, और क्या? अरे एलपीजी, यहां ऑप्शन में एलपीजी होना चाहिए था, एलपीजी। देखिए बना लीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा हो गया होगा मिस्टेक, क्योंकि सब लिखा है मैंने एलपीजी। इतना आप लिख लेंगे ना तो आपका एकदम सिस्टम है सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? लौह इस्पात नहीं जा पाएगा, लौह इस्पात नहीं उससे परिवहित हो पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि रेल निम्नलिखित में से किसके लिए अनुकूल साधन है? रेल, रेल जानते हैं यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। यह एक स्थल परिवहन का साधन है। स्थल परिवहन को दो भागों में बांटा गया, स्थल और सड़क। ठीक है, दोनों अलग अलग सिस्टम है। सड़क परिवहन सबसे आसान क्यों होता है? क्योंकि सड़क बनने के बाद उस पर सब कुछ चला जाता है। ठीक है, साइकिल भी लेकर चलिए, दो चक्का भी लेकर चलिए, मन फोर व्हीलर भी उड़ा दीजिए, बस ट्रक सब कुछ चला जा रहा है, पैदल भी आदमी चला जाता है। ठीक है, लेकिन रेल परिवहन पे केवल रेल ही चलती है, बाकी कोई नहीं चलता। लेकिन माल और यात्रियों को सबसे ज्यादा लेकर चलती है, इसलिए वह सबसे क्या होता है इस समय माल और वस्तुओं को ले जाने में सबसे अधिक उपयोग उसी का हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है लेकिन किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? लंबी दूरियों के परिवहन के लिए, छोटी दूरियों के लिए, वस्तुओं के लिए, संचार प्रसारण के लिए नहीं। तो लंबी दूरियों के लिए। लंबी दूरी अगर आपको ट्रेन से जाना है तो मजा आएगा, आपको लगेगा कि घर ही में है, क्योंकि उसी में खाना, उसी में नहाना भी हो जाता है, उसी में आपको पैखाना भी हो जाता है। मतलब सब कुछ सब करते जाइए, पता ही नहीं चलेगा घर में बैठे हैं कि बस में बैठे हैं कि गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है, रेल परिवहन। ठीक, 4-6 दिन आदमी चलता रहता है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम थोड़ा बताइएगा। तो अगर आपको विवेक एक्सप्रेस, कौन क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, इसके पहले हिमसागर एक्सप्रेस थी सबसे पहले भारत में। कब?
क्लियर होइएगा। 1853 में मुंबई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी, ठीक है ना जी। हाँ, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है कहां पर? अफ्रीका में, यूरोप में, दक्षिणी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में? सबसे सघनतम रेल तंत्र कहां पाया जाता है भाई? जल्दी बताइएगा। ठीक, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक, यूरोप। ठीक, तो जो लोग यूरोप लगा रहे हैं वो 100% सही लगा रहे हैं, क्योंकि आप ब्लू इकोनॉमिक देश वाला इसे देश कहते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ परिवहन का उत्तम विकास हुआ होगा, और वो भी रेल परिवहन का, तभी वो आगे जा रहा है। कह रहा है कि मास्को स्थित है। मास्को जानते हैं, मास्को क्या है? मास्को राजधानी है। अब अगर आप जान गए होंगे कि इसमें किसी की राजधानी है तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मास्को क्या रूस की राजधानी है या यूएसए की राजधानी, पोलैंड या मलेशिया की? तो आपको पता है कि मास्को रूस की राजधानी है। किसकी? रूस की। यूएसए की राजधानी कहाँ है? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, पोलैंड की वर्साव है और मलेशिया की कुआलालंपुरम है। ठीक है, तो आप जान लीजिए, बाकी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि राजधानियां भी आपसे पूछी जाती हैं। इंडोनेशिया की जबकि कोई आपसे पूछ दे तो जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। इसी तरह से आपके पूरे भूगोल में सब कुछ याद हो जाएगा, बस केवल जुड़िए आप किस चैनल से? एग्जाम टाइम एकेडमी से। ठीक है ना जी। करेक्ट। पनामा नहर किसको जोड़ती? पनामा नहर किसको जोड़ती? यही दो नहर आपसे पूछी जाएगी, पनामा और सुएज। ठीक है, मैं बना के दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक, जब विश्व आएगा तो अभी भी बना सकता हूं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, दोनों नहरें बनाकर आपको दिखा सकता हूं, अभी दिखा देता हूं, जैसे क्लास खत्म होगी आपको दिखा दूंगा। कह रहा है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, चीन सागर को जापान सागर से, हिंद महासागर को प्रशांत से। तो आप जानिए, पढ़े होंगे, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह कौन सी नहर? आपकी पनामा नहर। क्लियर? कह रहा है कि कह रहा है खत्म हो गया। ठीक, पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया इतने में। ठीक, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आप धैर्य रखिए, मन से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अध्याय 8, देखिए अध्याय 8, और ये पहली इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी। मैंने वादा किया था आपसे, बहुत सारे बच्चों जब चैनल से जुड़ रहे थे तो मैंने कहा मैं आपका सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, और मैंने अपने वादे को पूरा किया। आपके एग्जाम आज क्या तारीख है? आज संभवतः 17। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तब 18 तारीख होगी संभवतः। ठीक है, कितनी? 17 तारीख होगी। 17 तारीख होगी, और 17 तारीख अभी 24 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, 24 घंटा 1 घंटे दिन में होता है। केवल 8 घंटा सो लीजिए, खा लीजिए, बाकी घूमिए फिरिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्जाम सर पर है। 16 घंटे अगर पढ़ लिए ना, ये 40-45 मिनट का वीडियो है, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, बहुत कुछ नहीं है। आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसको भी दोहरा लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या है इसका नाम? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक, देखिएगा, व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आदान प्रदान, क्रय विक्रय, लेन देन ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। इसे ही विनिमय, छोटे स्तर पर विनिमय कहते थे, बड़े स्तर पर हो जाता तो ही व्यापार होता है। ठीक है, हाँ। अब कह रहा है कि 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। कौन सा व्यापार कहलाएगा? 2 देश होंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। राष्ट्र के बाहर अगर व्यापार हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। ठीक है, अगर अंतर्देशीय एक ही देश के बीच व्यापार हो रहा है तो उसे हम 2 प्रांतों के बीच, उसे अंतर्देशीय व्यापार कहेंगे। स्थानीय 2 स्थानों के बीच व्यापार हो रहा है तो उसे हम 2 स्थानीय व्यापार का, एक ही जिले के अंदर, समझ में आई बात? 2 स्थानों के बीच स्थानीय व्यापार होता है, बहुत छोटा दायरा होता है इसका। कह रहा है कि निम्न महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका? तो जान लीजिएगा यूरोप से। कहां से?
यूरोप से। अगला है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? साफ्टा का, आसियान का, ओआईसीडी का, ओपेक का। भारत किसका सदस्य है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। किसका है? साफ्टा, आसियान, ओआईसीडी का या ओपेक का? तो भारत किसका है? साफ्टा का है। क्लियर? हाँ। आगे देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दक्षिण अमेरिका के देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, चिली। जल्दी से बताइएगा ओपेक का सदस्य कौन है? ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू या चिली? तो संभवतः आप आंसर लगा दिए होंगे। क्या? वेनेजुएला। ठीक है। ओपेक जो है तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है जो कीमत में स्थिरता लाने के लिए ये लोग अपना संगठित हुए हैं। ठीक है, नहीं तो पता चले औने पौने दाम टकरा कर बेचते हैं और सबका नुकसान होता है। ठीक है ना जी। हाँ, कह रहा है कि जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी क्या तेहरान में है? नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान है। क्या लंदन है? नहीं। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। टोक्यो, तो टोक्यो है जापान की राजधानी। टोक्यो क्या है? जापान की। मास्को अभी मैंने बताई है रूस की राजधानी। किसकी? रूस की। अगला है, आदिम समाज का व्यापार स्वरूप कौन सा था? आदिम समाज मतलब पुराने जमाने के लोग कैसे व्यापार किया करते थे, ये पूछ रहा है। पुराने जमाने के लोग कैसे व्यापार किया करते थे, ये पूछ रहा है। क्या वस्तु विनिमय करते थे, मुद्रा विनिमय करते थे, उधार या नगद? तो वो लोग वस्तु विनिमय करते थे। क्या करते थे? वस्तु विनिमय। क्या करते थे? वस्तु विनिमय। ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निर्यात ये शब्द है। अब कोई शब्द देखिएगा ये तो ये मत कहिएगा कि अरे सर को लिखने नहीं आता। सर ने इतना लिखा है, सोचिए 2 घंटे तो लिखने में लग गए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात एक आध इधर उधर हो गया होगा, ये बाई मिस्टेक है क्योंकि शब्दों में गलती नहीं होती है। निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो जाए तो उसे हम अनुकूल व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार कहते हैं। लेकिन जब निर्यात का मूल्य आयात से कम हो जाए तो उसे प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। और जब निर्यात और आयात दोनों बराबर हो जाएं तो उसे संतुलन कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर ना जी। कह रहा है अगला देखिए, आयात मूल्य जब निर्यात मूल्य के बराबर हो जाए तो उसे संतुलित व्यापार कहते हैं। कौन सा? संतुलित व्यापार कहते हैं। संतुलित व्यापार कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ये देखिए, ये था आपका पूरी तरह से फर्स्ट इकाई जहां से आपके 30 प्रश्न बनने हैं। ठीक है, 30 प्रश्न बनने हैं। 5 क्वेश्चन बनेगा आपका कहां? मैप से। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं, यही दोनों नहरों को आपको दिखा देता हूं जैसा कि मैंने आपसे वादा किया। ठीक है, देख लीजिए। पहले देखिएगा आप कौन सी देखेंगे? जा पहले पनामा नहर देख लीजिए। पनामा नहर देखिए, आपको पढ़ाने वाले हो सकता है गुरुजी मैप ना बनाए हों, लेकिन मुझसे आप 1 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं मैप। ठीक है, ये देखिए आपका महाद्वीप है। आप देखकर थोड़ा पहचानिए, तो देखकर अगर आप पहचान गए तो मैं जान लूंगा कि आपको मैप बनाने आता है। ठीक है, ये ठीक है। अगर आपको मैप बनाने आता है तो पहचानने आ गया तो आप जान लिया आज ही समस्या आपकी दूर हो गई। तो ये और ये देखिएगा ऐसे ऐसे जाएंगे,
इससे भी बहुत अच्छा बनेगा, बशर्ते मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं कि आपका टाइम ना समाप्त हो। देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। देखिए ये है पनामा, शहर था, देश था। इसको इसके पहले ये पूरी अमेरिका को जहाजें घूमकर भारत तक जाती थी, जो बहुत ही लंबी दूरी तय करना पड़ता था, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को काट दिया गया। तो देखिए प्रशांत महासागर और अंध महासागर जुड़ गए, काटकर मतलब नहर बीच में काट दिया गया, जल एक दूसरे से जुड़ गया, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से ये लोग जोड़ दिए और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर दिए। यही है आपकी पनामा नहर, 1914 में यह बनी है। कब बनी है? 1914 में। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है और प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक। अगला है कौन सा? स्वेज नहर। स्वेज नहर कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। इसी सिद्धांत को मैं भाई फॉलो करता हूं, जो दिखता है वही बिकता है। तो देखिएगा ये आपका कौन सा महाद्वीप, थोड़ा मुझे बताइएगा। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो निश्चित जान रहे होंगे, और जो लोग थोड़ा सा सो गए रहे होंगे वो तो नहीं जान पाएंगे। फिलहाल सोने वाले भी अगर इस समय जाग जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा, क्योंकि आ गए हैं जगाने हम, ठीक है। और हमारा नाम तो मेरे जो पढ़ाए हुए विद्यार्थी बिल्कुल जान रहे होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ाए हैं वो भी जान लें, क्योंकि मुझे जान लेंगे तो फायदा आपका ही होगा। देखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप है, महाद्वीप। ये है एशिया, ठीक है। इधर यहीं से आपका यूराल पर्वत है, तो ये हो जाता है यूरोप का भाग। अब मैंने पूरा नहीं बनाया है। ये आपका भारत दिख रहा है, भारत। क्लियर? ये अरब है, खैर ठीक है। ये देखिएगा ये भूमध्य सागर है। मैं अगर बात करूं आपसे, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। और ये है लाल सागर, लाल सागर, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका से जहाजें पूरा अफ्रीका को घूमकर भारत तक पहुंचती थी। समझ में आई बात? बस यही चीज देखा गया, यहाँ स्वेज नामक स्थान है, इसी चीज को काटा गया और जोड़ दिया गया, ठीक है। लाल सागर को भूमध्य सागर और बनाई गई स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर कब? 1869 ईस्वी में। क्लियर? स्वेज नहर तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और रास्ता बहुत ही कम हो गया, आसान हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको दोनों नहरें समझ में आ गई, ठीक, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो इतना सही ढंग से समझने और पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम निहायत ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट जाग कर समय दे रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बस अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो एग्जाम में जाते जाते मैं आपको लिखना भी बता दूंगा कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि शिक्षा एक चिंतन है, परीक्षा एक कला है। बहुत अच्छा आप जान रहे हैं, लेकिन परीक्षा देने का ढंग नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा अंक नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मन से पढ़िए, मैं ही कहूँगा। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनने के लिए।